हेलो। हेलो। ठीक है, तो आज हम लोग निज़ाम हज़्म के की जो तफ्तीशात हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके बारे में आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के मरीज़ों में किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस या तफ्तीशात करनी चाहिए, आज के इस क्लास में उसका तज़किरा होगा। निज़ाम हज़्म के मरीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के तफ्तीशात या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे स्टूल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, हीमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, लिवर फंक्शन टेस्ट, एब्डोमेन का एक्सरे भी कराते हैं, ओसीजी ओरल कोलिसिस्टोग्राफी। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टिगेशंस को डाइजेस्टिव सिस्टम के मरीजों में कराए जाते हैं, और बाज़ मखसूस बीमारियों में सीटी स्कैन, बायोप्सी वगैरह भी कराने की नौबत आती है, और उनसे भी मुख्तलिफ किस्म के अमराज की तशख़ीस हुआ करती है। बाज़ अमराज ऐसे हैं जिसमें ईआरसीपी की भी ज़रूरत पड़ती है, और बाज़ में प्रोक्टोस्कोपी भी करानी पड़ती है। इस तरह से कई तरह की तफ्तीशात हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो निज़ाम हज़्म के मरीज़ों में कराने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के मरीज़ों में बराज का इम्तिहान भी करना चाहिए, स्टूल की जांच भी करानी चाहिए। इससे भी मुख्तलिफ किस्म के अमराज का पता चलता है, उसकी तशख़ीस में मदद मिलती है। निज़ाम हज़्म की तशख़ीस जब करनी होती है, इस मकसद के लिए मरीज़ के स्टूल का एग्जामिनेशन कराते हैं और उसके नज़री, केमियावी और खुर्दबीनी मुआयना करते हैं, यानी उनको इंस्पेक्शन भी करते हैं, उसका केमिकल और माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी करते हैं। इंस्पेक्शन में देखते हैं कि स्टूल की क्वांटिटी कितनी है, यानी बराज की मिकदार कितनी है, और स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसमें किस तरह का ऑर्डर या बू मिला करती है, और उसमें किस तरह के सेडिमेंटेशंस हैं, अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह तो नहीं है। ये सब स्टूल एग्जामिनेशन में देखना चाहिए। जब मरीज कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला होता है तो स्टूल की कंसिस्टेंसी जो होती है हार्डर देन नॉर्मल हुआ करती है, यानी नॉर्मल स्टूल से ज़्यादा स्टूल जो है हार्ड होता है। जबकि मरीज डायरिया में मुब्तला है या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो इस हाल में मुब्तला हुआ है, या अद्विया मुसैला के इस्तेमाल की वजह से उसके बराज का जो क़वाम है, कंसिस्टेंसी है,
वो रकीक हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। इसी तरह से जो कॉलरा का मरीज होता है, हैजा का मरीज होता है, उसके स्टूल की कंसिस्टेंसी किस तरह से हुआ करती है? चावल के पींच की तरह से, माड़ की तरह से। और वाटरी डायरिया भी हुआ करता है। नॉर्मली जो है, जो स्टूल होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है, लेकिन गैर तबी सूरतों में ये आमतौर पर जो है 3 तरह का हो सकता है। बराज़े अस्वद, काली टट्टी, काला पैखाना यानी मैलिना, उसको क्या कहते हैं? बराज़े अस्वद। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में, खासतौर से अपर जीआरटी में जब ब्लीडिंग होती है, जीर्णानुद्गम होता है, तो उसमें बराज की रंगत जो है, स्टूल का कलर किस तरह से हो जाता है? स्याह रंग का। खासतौर से ड्यूडेनल अल्सर है, करा है, अस्नाशरी या गैस्ट्रिक अल्सर है, जब इसमें ब्लीडिंग होती है तो स्टूल का कलर जो है काले रंग का हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? बराज़े अस्वद। इसी तरह से बाज ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के दौरान भी स्टूल की रंगत इस तरह की हो सकती है, मेलिना टाइप की। खासतौर से ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, या मरीज आयरन का कंपाउंड या यूज कर रहा हो, दवा में आयरन शामिल हो, तो उस वक्त भी स्टूल का कलर जो है ब्लैकिश हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रख करके मर्ज की तशखीस करनी चाहिए। बराज़े अस्फर यानी जर्द रंग का स्टूल, येलो कलर स्टूल। येलो कलर स्टूल कब होता है? जब मरीज हेपेटिक डिजीज में मुब्तला होता है, अमराज़े कबीद में मुब्तला होता है। खासतौर से जब जॉन्डिस में मुब्तला, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में मुब्तला होता है, तो येलो कलर का स्टूल पेशेंट पास करता है। और बच्चों में जो है ये नॉर्मल भी होता है, जो इसाले अतफाल होते हैं उसका कलर नॉर्मल येलो भी हो सकता है। इसी तरह से हेपेटिक डिसऑर्डर में ही जब खास तौर से मरीज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मुब्तला होता है, यरकान शुद्धि में, तो उस वक्त स्टूल का कलर कैसा होता है? कले कलर स्टूल। उसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं सफेद रंग की टट्टी या सफेद रंग का पैखाना, बराज़े अबियज। अबियज सफेद को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सफेद, यानी जो बराज के नॉर्मल कलर है उससे ज्यादा सफेद होता है, उसी को क्ले कलर स्टूल कहा जाता है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मिला करता है। स्टूल के ऑर्डर को भी देखते हैं कि उसमें किस तरह की बू पाई जाती है। नॉर्मल स्टूल जो होता है वो न तो बहुत ज्यादा बदबूदार होता है और न बहुत ज्यादा वो बदबू से खाली भी होता है, बल्कि उसमें थोड़ी बदबू पाई जाती है। तो जो लोग ज़ूसंतरिया कब्दी या जॉन्डिस में मुब्तला होते हैं, तो उसके स्टूल में बू भी पाई जाती है, बदबूदार स्टूल हुआ करता है। या फिर डिसेंट्री का जो मरीज होता है, जहीर का, तो ऐसे लोगों के स्टूल में भी बदबू पाई जाती है। बराज के नजरी मुशाहिदा के अलावा केमिकल एग्जामिनेशन भी कराते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में खासतौर से क्या क्या देखते हैं? ऑकल्ट ब्लड तो नहीं आ रहा है स्टूल में, खुफिया खून, ऑकल्ट ब्लड यानी ब्लड में, स्टूल के अंदर ब्लड तो आ रहा है लेकिन वो वाज़े तौर पर
दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसकी स्टडी माइक्रोस्कोप के नीचे की जाती है तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि स्टूल में जो है ब्लड भी आ रहा है। उसे क्या कहते हैं, ऑकल्ट ब्लड। या फैट के कंपोनेंट्स तो नहीं है उसमें शामिल, शामी अज्जा वगैरह को भी केमिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं कि फैट उस स्टूल में मौजूद है या नहीं है। अगर स्टूल में ऑकल्ट ब्लड आए तो इसका मतलब है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वो कौन कौन से अमराज हैं जिसमें ऑकल्ट मेलिना मिला करता है, खासतौर से पेप्टिक अल्सर जो है उसमें अगर माइनर ब्लीडिंग होती है तो वो स्टूल में शामिल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब स्टूल का एग्जामिनेशन कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि स्टूल में ब्लड भी आ रहा है। तो इस तरह से जब मरीज के स्टूल का एग्जामिनेशन कराएंगे तो मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ अमराज को मद्देनज़र रखते हुए मरीज के स्टूल का इम्तिहान भी कराना है। उसमें ऑकल्ट ब्लड भी देखने की ज़रूरत पड़ती है और फैट वगैरह उसमें आ रही है या नहीं आ रही है उसको भी देखते हैं। स्टूल में फैट किस वक्त आती है, एस्टिटोरिया, इसहाल दसवीं, जब मरीज क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस वगैरह में मुब्तला होता है। वर्मे पानक्रास मुज़बिन का जो मरीज होता है उसके स्टूल में फैट भी खारिज हुआ करती है, शहम भी खारिज होती है। इसी तरह से ब्राज का जो है, स्टूल का जो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी कराते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के उसमें निदान आमा का भी पता चल जाता है। हेलमेंस वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह भी मिला करते हैं। एस्केरिस, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैम्बलिया, ये सब भी मिला करते हैं और मुख्तलिफ अमराज का इससे पता चलता है। बाज़ औक़ात जो है जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी कराते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह भी स्टूल में दिखाई देता है। इस तरह जब जो भी मरीज आपके पास आए, हर मरीज में स्टूल का एग्जामिनेशन भी कराना चाहिए। खासतौर से अगर निज़ाम हज़्म का मरीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उसके शिकायतें हैं या उसके कंप्लेंट्स हैं तो स्टूल का एग्जामिनेशन भी कराना चाहिए। यूरिन एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बाउल का इम्तिहान, बाउल को भी इंस्पेक्ट करते हैं, नजरी मुआयना करते हैं, बगैर किसी आले की मदद से उसको देखते हैं। बाउल का कलर देखा जाता है। बाउल यूरिन का कलर नॉर्मली कैसा होता है, तभी तौर पर जर्दी माइल होता है। लेकिन जब मरीज लीवर के अमराज में मुब्तला होता है, हेपेटिक डिजीज का जब मरीज होता है, खास तौर से अगर वो यरकान में या जॉन्डिस में मुब्तला है, तो बाउल का रंग जो है तब्दील होकर के गहरा जर्दी माइल या नारंगी नुमा हो जाता है। इसी तरह से बाउल में प्रोटीन वगैरह को भी देखते हैं। नॉर्मली जो है प्रोटीन बहुत ही कम मिकदार में खारिज होती है, जिसका आसानी से पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जब मरीज अमराज जिगर में मुब्तला होता है, खासतौर से एसाइटिस का मरीज है, इस्तिस्का में अगर मुब्तला है, सिरोसिस ऑफ लीवर में मुब्तला है, तो यूरिन में प्रोटीन भी खारिज हुआ करती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोटीनूरिया। इसी तरह से यूरिन में ग्लूकोज को भी जांच कराते हैं। लेकिन जब मरीज हीमेटोक्रोसिस का मरीज होता है, हीमेटोक्रोमेटोसिस का मरीज होता है, तो उसके बॉल में, उसके यूरिन में ग्लूकोज भी खारिज हुआ करती है। इसी तरह से यूरिन का जब एग्जामिनेशन कराते हैं तो बिलिरुबिन और यूरोबाइलिनोजन भी
यूरिन में जांच कराना चाहिए। जब हीमोग्लोबिन के अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, यरकान का जो मरीज होता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस का मरीज होता है, तो बॉल में बिलिरुबिन और यूरोबाइलिनोजेन की मिकदार भी बढ़ जाती है। इसी तरह से यूरिन का जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कराते हैं, उसमें क्रिस्टल्स वगैरह को देखते हैं। लीवर की बीमारी में ल्यूसीन या टायरोसिन ये सब अगर क्रिस्टल्स मौजूद हो तो ये एसिडिक बॉल की दलील है और अमराज कबीद की निशानदेही करती है, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर, वायरल हेपेटाइटिस वगैरह में। मरीज का कि अब हम लोग हीमोग्राम की बात कर रहे हैं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम का मरीज आए तो उसका हीमोग्राम भी कराते हैं, ब्लड को भी एनालिसिस करते हैं, तो उसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वगैरह कराते हैं, TLC। नॉर्मली जो है टोटल ल्यूकोसाइट कितना होता है, 4000 से 11000। लेकिन जब कोई मरीज जब एक्यूट डिजीज में मुब्तला होता है तो इसकी तादाद तभी से बढ़ जाया करती है, जिसको इस्तिलाही तौर पर क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। इसके बरक्स बाज अमराज जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर है, उसमें जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की कमी पाई जाती है, ये तभी से कम हुआ करते हैं। जब ये तभी से कम हो तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। TLC अगर नॉर्मल से कम हो तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। TLC और भी दिगर अमराज में बढ़े हुए होते हैं, खासतौर से जो लीवर एब्सेस है उसमें इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 20,000 तक भी पहुंच जाती है। DLC भी कराते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें खासतौर से न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स को देखते हैं, फलियाते मुतदला और फलियाते लिम्फाविया, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स को देखते हैं। नॉर्मली जो है न्यूट्रोफिल ये 45 से 70% होते हैं, लेकिन जब मरीज एक्यूट डिजीज में मुब्तला होता है तो ये नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। लिम्फोसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। लिम्फोसाइट की भी जो नॉर्मल, ये भी जो है 20 से 45% होती है, लेकिन जब क्रोनिक डिजीज में मरीज मुब्तला होता है तो उसमें लिम्फोसाइट की मिकदार बढ़ी हुई होती है। इस ESR वगैरह भी कराते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कुरैयात हमरा की तहनशीनी की शरह। ये जो है फर्स्ट आवर में 0 से 20 मिलीमीटर हुआ करता है नॉर्मल, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है उसमें इसकी मिकदार बढ़ जाती है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन को भी जांच कराते हैं, हुम्रतुद्दम। नॉर्मली ये मेल में कितना होता है, 14 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, और फीमेल में 12 से 14। अगर इसकी मिकदार कम हो जाए तो वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि मरीज जो एनीमिया में मुब्तला है, फकरुद्दम का शिकार है। इसी तरह से जनरल ब्लड पिक्चर भी करानी चाहिए, इससे फकरुद्दम की तशखीस में खासतौर से मदद मिला करती है। और इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए से जो RBC की रंगत और उसकी साइज वगैरह को देखते हैं। जनरल ब्लड पिक्चर में
देखते हैं कि आरबीसी का कलर और आरबीसी का साइज नॉर्मल है या नहीं है, और नॉर्मल कलर या साइज में एबनॉर्मलिटी की वजह से मुख्तलिफ अमराज की तशखीस में मदद मिला करती है। जैसे माइक्रोसाइटिक अगर रिपोर्ट में आए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में मुब्तला है मरीज, तो इसका मतलब है कि मरीज जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी फकरुद्दम बसबब किल्लत हदीद या किल्लत फौलाद में मुब्तला है। आरबीसी का साइज नॉर्मल कितना होता है? मीन कार्पस्कुलर एमसीवी, एमसीवी जो है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 76 से लेकर के 96 फेम्टोलीटर हुआ करता है, और मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये जो है 30 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर रिपोर्ट में इस तरह रिपोर्ट दे तो इसका मतलब मरीज जो है नॉर्मोसाइटिक, उसका जो आरबीसी है नॉर्मल है। तो माइक्रोसाइटिक कब कहेंगे? जब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है 76 से फेम्टोलीटर से कम हो और मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 30 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसी तरह से अगर रिपोर्ट में देखे माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है ये 96 फेम्टोलीटर से ज्यादा हो और मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 35 से ज्यादा हो। ये सब कब हुआ करता है? पर्निशियस एनीमिया में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। और अगर आरबीसी की शक्ल जो है शेप उसकी सिक्कल की तरह से हो, सिक्कल शेप हो, तो ये सिक्कल सेल एनीमिया को जाहिर करता है। लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, एलएफटी। एलएफटी की फुल फॉर्म क्या है? लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें सीरम बिलिरुबिन, सीरम अमाइनो ट्रांसफेरेज, अल्कलाइन फोस्फेटेज, गम्मा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, प्लाज्मा प्रोटीन, इन तमाम चीजों की जांच कराते हैं। बिलिरुबिन जो है नॉर्मली कितना होता है? 0.2 टू 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो उसको इस्तिलाही तौर पर क्या कहते हैं? हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ये सब किस बात की दलील है? अमराज जिगर, हेपेटिक डिजीज की। हेमोलाइटिक जॉन्डिस में जो है अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हुआ करता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो है कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। तो इस तरह से अमराज जिगर में बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ जाया करती है। एंजाइम टेस्ट भी कराते हैं। जिगर में कई किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं। अगर ये अपने तबी हद से ज्यादा हो जाए तो इससे पता चलता है कि लीवर जो है डिस्टर्ब है, लीवर के अंदर बीमारी पाई जा रही है। इसके लिए क्या क्या कराते हैं? एसजीपीटी, एसजीओटी। एसजीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमाइनेज। इसी को एएलटी भी कहते हैं, एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफेरेज। और एसजीपीटी इसको क्या कहते हैं? सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज। और इसी का दूसरा नाम है एएसटी। एएसटी का मतलब फुल फॉर्म है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। नॉर्मली जो है
SGPT की मिकदार 10 से 40 इंटरनेशनल यूनिट हुआ करती है और SGOT की मिकदार 10 से 35 इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन जब मरीज अमराज कबीद में मुब्तला होता है तो इनकी मिकदार तभी से ज़्यादा हुआ करती है, खासतौर से अगर मरीज वायरल हेपेटाइटिस में मुब्तला है, वर्म कबीद वीरूसी में मुब्तला है, तो SGOT और SGPT दोनों की मिकदार जो है तभी से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा अगर मरीज जॉन्डिस में मुब्तला है या फिर हेपेटोटॉक्सिक ड्रग वगैरह का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में लीवर पर बुरा असर पड़ा, खासतौर से रिफाम्पिसिन, पैरासीटामोल वगैरह का जब ओवरडोज लिया जाता है तो लीवर पर इसके मुज़िर असरात मुरतब होते हैं और इस तरह से जब लीवर LFT कराते हैं तो उसमें SGOT SGPT की मिकदार तभी से ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। अल्कलाइन फोस्फेटेज की भी जांच कराते हैं, ALP अल्कलाइन फोस्फेटेज। इसकी जो नॉर्मल अमाउंट होती है ये सीरम के अंदर कितना होता है, 20 से 90 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। लेकिन बाज़ अमराज जिगर में जिनमें जो हेपेटिक टिश्यूज के अंदर टूट फूट होती है, अंसजाए कबीद के अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, तो इस हालत में अल्कलाइन फोस्फेटेज की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। हेपेटिक डैमेज है या हेपेटोबिलियरी डिजीज है, इन अमराज की मौजूदगी में अल्कलाइन फोस्फेटेज की मिकदार तभी से ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। आमतौर पर अमाइनो ट्रांसफेरेज और अल्कलाइन फोस्फेटेज दोनों की मिकदार जो है जिगर की बीमारी में बढ़ जाती है, लेकिन हेपेटोसेलुलर डैमेज में अमाइनो ट्रांसफेरेज की मिकदार सीरम अल्कलाइन फोस्फेटेज की मिकदार की बनिस्बत नुमाया तौर पर बढ़ी हुई होती है। इसके बरक्स जो है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है या हेपेटोबिलियरी डिजीज में भी दोनों एंजाइम के लेवल बढ़े हुए होते हैं, लेकिन अल्कलाइन फोस्फेटेज का लेवल जो है अमाइनो ट्रांसफेरेज की बनिस्बत ज़्यादा बढ़ा होता है। खासतौर से अगर मरीज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मुब्तला है, यरकान शुद्धि में मुब्तला है, तो सीरम अल्कलाइन फोस्फेटेज तभी से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह की भी जांच कराते हैं, उसको भी देखते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं है। उससे भी अगर एबनॉर्मल है तो मुख्तलिफ अमराज की तशखीस में मदद मिला करती है। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, जिगर में ही होती है, और नॉर्मली ये कितना होता है एल्बुमिन, 3.5 to 5.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन जब मरीज लंबे समय तक लीवर की बीमारी में मुब्तला होता है, क्रोनिक लीवर डिजीज में मुब्तला होता है, खास तौर से सिरोसिस ऑफ लीवर, तलैयुफ़े कबीद में इसकी मिकदार जो है तभी से कम हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाया करती है। ग्लोबुलिन को भी देखते हैं, नॉर्मली जो है ग्लोबुलिन कितना होता है, 2 to 3.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्रोनिक लीवर डिजीज के जो मरीज होते हैं उसमें इसकी मिकदार बढ़ जाया करती है। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस में भी इसकी मिकदार बढ़ जाया करती है। प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह भी कराते हैं। जो सिरोसिस के मरीज होते हैं, तलैयुफ़े कबीद के मरीज होते हैं, ऐसे मरीजों में प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाता है और गम्मा ग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी जांच भी कराते हैं, खासतौर से सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो वायरल मार्कर्स हैं वो सब भी कराते हैं, उससे भी मुख्तलिफ किस्म के अमराज जिगर का पता चलता है। हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीजन और एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन एंड एंटीबॉडी,
हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, इसके भी एंटीजन और एंटीबॉडी को जांच कराते हैं। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के मरीजों में बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह भी कराते हैं, फेरेटिन वगैरह। सीरम फेरेटिन की जो मिकदार होती है वो मुज़मिन अमराज जिगर, खास तौर से हीमोक्रोमेटोसिस में बढ़ जाता है। सीरम फेरेटिन की मिकदार हीमोक्रोमेटोसिस के मरीजों में बढ़ी हुई होती है। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को भी देखते हैं। ये आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी नॉर्मली कितना होता है, 250 से लेकर के 460 नैनोग्राम पर 100 ml। तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी हीमोक्रोमेटोसिस के मरीजों में बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा कॉपर की भी जांच कराते हैं। नॉर्मली जो कॉपर कितना होता है पर 100 ml ब्लड में, 70 to 140 Ng पर 100 ml। अगर ये बढ़ी हुई हो, इसका मतलब है मरीज जो है विल्सन्स डिजीज में मुब्तला है। इसके साथ साथ अल्फा फीटोप्रोटीन की भी जांच कराते हैं। अगर मरीज सरतान कबिद में मुब्तला है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में मुब्तला है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन की मिकदार जो है बढ़ी हुई होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के मरीजों में एक बहुत ही कॉमन और इंतहाई अहम जांच है जिसे हम सब जानते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन कराते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के अमराज की तशखीस में बहुत आसानी हुआ करती है। ये अमराज निज़ाम हज़म की इंतहाई मखसूस जांच है जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म के अमराज का पता चल जाता है। इसके ज़रिए से जो एब्डोमिनल विसराज हैं, जो अंडरलाइंग ऑर्गन्स हैं, उसके साइज का पता चल जाता है कि वो नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। और मुख्तलिफ अमराज निज़ाम हज़म, ख़ास तौर से गैस्ट्रिक कैंसर, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस या गाल स्टोन, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, सिरोसिस ऑफ लिवर, रीनल स्टोन, लिवर एब्सेस या कैल्कुलाई इन द यूरिनरी ब्लैडर, या एब्डोमेन के अंदर किसी भी तरह का एबनॉर्मल मास वगैरह है, तो उसका पता बहुत आसानी से इस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से लगा लिया जाता है। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, लगभग ये हर छोटे बड़े शहर में अब उपलब्ध भी है। तो इसके ज़रिए से बहुत सारे अमराज का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह से जो लोग एसाइटिस में मुब्तला होते हैं तो उसकी जो है फ्लूइड की भी जांच कराते हैं। उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड निकाल करके जब जांच कराते हैं तो एब्डोमिनल पारासेंटेसिस, यूनानी इस्तिलाह में उसको क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पारासेंटेसिस को अमलुल बज़्ल, एब्डोमिनल पारासेंटेसिस। इसमें क्या करते हैं, मरीज का जो इंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन है और नाफ है, अम्बिलाइकस है, इनके बीच में राइट इलियक फोसा में निडल डाल करके एसाइटिक फ्लूइड को टेप करते हैं, उसको निकालते हैं और फिर उसका इम्तिहान करते हैं। तो अगर फ्लूइड के कलर वगैरह को भी देखते हैं और फ्लूइड के अंदर किस तरह के सेल्स हैं, उनका मुआयना और मुशाहदा करके मुख्तलिफ अमराज की तशखीस में मदद मिला करती है। अगर एसाइटिक फ्लूइड ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, साफ शफाफ हो, तो ये जाहिर करता है कि इसका सबब जो है कोई ट्रांसुडेट है, खासतौर से सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह में
इस तरह की रतूबत मिला करती है। अगर उसमें गदलापन है, टर्बिडिटी है, तो ये इन्फेक्शन को जाहिर करता है। अगर एसाइटिक फ्लूइड का कलर एक्स्ट्रा कलर है तो ये टीबी की मौजूदगी में, जो एब्डोमिनल टीबी है उसमें इस तरह का कलर मिला करता है, एक्स्ट्रा कलर। और अगर इसकी रंगत सुर्ख है तो ये मैलिग्नेंसी को जाहिर करता है, सरतान को। तो इस तरह से मुख्तलिफ जांच के जरिए से, मुख्तलिफ किस्म की तफ्तीशात के जरिए से मुख्तलिफ अमराज का पता लगा लेते हैं। अब मैं ओसीजी की बात कर रहा हूँ, ओरल कोलिसिस्टोग्राफी। ओसीजी का फुल फॉर्म है ओरल कोलिसिस्टोग्राफी। ये भी एक तरह का एब्डोमिनल एक्सरे होता है, जिसमें गॉल ब्लैडर को देखा जाता है कि वो नॉर्मल है या नहीं है। जब ओसीजी कराना होता है तो उसके लिए मरीज को 12 घंटा पहले ही मरीज को तैयार किया जाता है। एक्सरे करने से पहले रात को मरीज को जो है उसके बॉवेल को खाली करने के लिए, जो भी स्टूल अमा के अंदर मौजूद है उसको निकालने के लिए कासिरेरिया अदविया या मामूली मुलय्यन अदविया खिलाया जाता है। गैसेक्स वगैरह, चारकोल वगैरह खिलाते हैं, जिससे उसका मरीज का पेट साफ हो जाता है, ताकि अमा के अंदर मौजूद गैस या स्टूल जो भी है वो बाहर हो जाए। और जब एक्सरे किया जाए तो उस वक्त रिपोर्टिंग सही हो, फिल्म सही हो। और फिर बाद में उसको जो है टेलीपैक की 12 टेबलेट हर आधा घंटे के वक्फे से